राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर भारत की जीत कई मायनों में खास मानी जाएगी। हालांकि मैच के खत्म होने के बाद और एक बड़ी जीत के बाद सारी चीजें सेटल्ड और पॉजिटिव लग रही हैं, लेकिन अगर हम सिनारियो को थोड़ा पीछे जाके देखें और मैच के शुरू होने से पहले देखें, जब तीसरा टेस्ट शुरू हुआ था उस टाइम जो जो चैलेंजेस भारत के सामने थे, अगर नजरिए से देखा जाए तो उस हिसाब से ये टेस्ट मैच भारत के लिए काफी खास रहा। हालांकि भारत विशाखापट्टनम में हुआ दूसरा टेस्ट मैच में शानदार वापसी के बाद जीत कर आ रहा था तीसरे टेस्ट मैच में, लेकिन फिर भी भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले। अगर हम कुछ खास चुनौतियों की बात करें जो भारत के सामने तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले थी और बाद में उनकी क्या क्या चुनौतियां कम हुई, क्या क्या चुनौतियां भारत ने किस तरह से टैकल की, उस पर अगर डिस्कशन करें। चूंकि भारत दूसरा मैच जीता था, लेकिन फिर भी भारत की जो बल्लेबाजी थी वो उतनी खास नहीं थी। भारत की मिडिल ऑर्डर फिर भी स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा था। बल्लेबाजों ने अच्छे तरीके से बल्लेबाजी नहीं की थी। ये कहो कि भारत की गेंदबाजी अच्छी हुई थी और भारत मैच को जीतने में कामयाब रहा था। तो पहली चुनौती भारत के सामने मिडिल ऑर्डर ही था। बैटिंग ऑर्डर बार बार फेल हो रहा था। श्रेयस अय्यर हो गए, उसके बाद विजय रजत पाटीदार हो गए, केएस भरत हो गए, इवन रोहित शर्मा ओपनिंग में भी उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, रन नहीं बन रहे थे। तो ये पहली चुनौती थी कि भारत की बल्लेबाजी को कैसे, अपनी बल्लेबाजी में किस तरह से इंप्रूवमेंट लाता है। और इंग्लैंड के स्पिनर्स के खासकर सामने, क्योंकि पिछले दोनों मैचों में इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था और अच्छी गेंदबाजी की वजह से भारत पहला मैच हारा भी था। तो पहली चुनौती भारत के सामने यही थी कि किस तरह से जो मिडिल ऑर्डर था वो बार बार कोलैप्स कर रहा था, बार बार रन नहीं बन रहे थे। श्रेयस अय्यर हो, केएस भरत हो, उसके बाद पाटीदार हो, किसी ने भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी। उसका कारण ये भी था कि जो भारत के रेगुलर बैट्समैन थे केएल राहुल, वो बाहर हो गए थे, दूसरे टेस्ट में नहीं खेले थे। उसके बाद ऑलराउंडर जडेजा भी बाहर हो गए थे। तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जडेजा और केएल राहुल दोनों क्या वापसी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जडेजा तीसरे मैच में खेले, लेकिन केएल राहुल फिर तीसरा टेस्ट भी मिस किया उन्होंने। तो भारत के सामने दूसरी चुनौती यही थी कि जडेजा के वापस आने पे, लेकिन केएल राहुल की अनुपस्थिति में क्या मिडिल ऑर्डर जो है अभी इनएक्सपीरियंस है वो स्टेप अप करेगा और रन बनाने में कामयाब रहेगा। तीसरी चुनौती रोहित शर्मा का खुद का फॉर्म था। रोहित शर्मा का हाईएस्ट अभी तक दूसरे मैच तक 39 ही था। अभी तक एक भी 50 नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से भारत को अच्छी शुरुआत भी नहीं मिल पा रही थी। भारत बल्लेबाजी में लगातार फेल हो रहा था। ये कहो गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, जिसकी वजह से भारत दूसरा मैच जीतने में कामयाब रहा था। तो रोहित शर्मा का फॉर्म भी एक कंसर्न था इस तीसरा मैच शुरू होने से पहले। जडेजा भी इंजरी से वापस आ रहे थे, तो उन पे भी डाउट था कि किस तरह से बॉलिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे। वो भी एक भारत के लिए चैलेंज था कि क्या जडेजा अपने पोटेंशियल से वापसी के बाद भी, इंजरी से वापसी के बाद भी उसी तरह की गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर पाएंगे। ये भी एक चुनौती भारत के सामने थी। उसके बाद मैच जब शुरू हुआ, उसके बाद भारत ने अपनी टीम में बदलाव किए, बहुत सारे बदलाव किए, नए बदलाव किए। भारत की टीम में जो चुनौती थी कि भारत की टीम बहुत ही इनएक्सपीरियंस थी। टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि भारत एक एक्सपीरियंस टीम के साथ खेल रहा था, एक बड़ी टीम के साथ खेल रहा था, जो कि पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा खेलती आ रही थी। जिस अप्रोच से इंग्लैंड खेल रहा था, उस हिसाब से देखा जाए भारत की बल्लेबाजी काफी इनएक्सपीरियंस थी। भारत की अगर टॉप 6 की बात की जाए तो रोहित शर्मा के अलावा सभी इनएक्सपीरियंस थे। रोहित शर्मा ने 57 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल अपना 7वां मैच खेल रहे थे तीसरे टेस्ट मैच में। गिल ने 23 खेले हैं। इसके अलावा पाटीदार केवल 1 मैच खेले थे। इसके बाद सरफराज और जुरैल इसी मैच में अपना डेब्यू मैच उनका था, तो वो उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था टेस्ट क्रिकेट का। तो भारत की जो बल्लेबाजी थी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने अगर देखा जाए तो काफी इनएक्सपीरियंस थी। वहीं अगर कंपेयर करें इंग्लैंड की टॉप 5 से, तो ही नहीं है दोनों टीमों की। अगर टॉप 5 में मैच के हिसाब से देखा जाए तो जो रूट ने अकेले 138 मैच खेल रखा है। स्ट्रोक्स वेन स्ट्रोक का 1.25 मैच था। इसके बाद वेस्ट्रो ने 98 मैच खेल रखा है। दोनों ओपनर लगभग 40+ मैच खेल चुके हैं। क्रॉली 42 मैच खेल चुके हैं। ओली पॉप भी 40 मैच खेल चुके हैं। तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले। वहीं इन कंपेरिजन टू इंडिया के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में खासकर। इसके बाद जब मैच शुरू हुआ, टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी शुरू की। पहले ही घंटे में 3 विकेट गिर गया 33 रनों पर। एक ऐसे पिच पर जो कि बल्लेबाजी के लिए अच्छा पिच कहा जाएगा और अच्छा पिच रहा। बल्लेबाजों ने काफी रन बनाए। भारत की तरफ से कई सेंचुरीज देखने को मिली। उस पिच पर ही पहले घंटे में भारत 33 रनों पे 3 विकेट गंवा चुका था और काफी दबाव में था।
तो एक चैलेंज ये भी था रोहित शर्मा के सामने कि अब आगे किस तरह की बल्लेबाजी होगी और क्या टारगेट हम सेट कर पाएंगे, क्या इंग्लैंड को हम फिर से दबाव में ले पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था। 33 रनों पे 3 विकेट हो गया होम ग्राउंड पे। ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है कि पहले ही घंटे में 3 विकेट गिर जाए, लेकिन रोहित शर्मा और जडेजा जिनका प्रमोशन हुआ 5वें नंबर पर वो आए और उन्होंने दोनों ने मिलकर पारी को संभाला शानदार। दोनों ने शतक लगाया, वहां से वापसी हुई और उसके बाद भारत इस मैच में वापस आया और अच्छी 445 रनों की पहली इनिंग में स्कोर खड़ा किया। इसके बाद जब भारत की पारी समाप्त हुई और इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आया, तो इंग्लैंड ने जिस तरह से शुरुआत की, पहले दूसरे दिन उन्होंने मात्र 33 ओवरों में 207 रन बना दिए और भारत के गेंदबाज को समझ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, कहां पे गेंद की जाए। सारे पांचों गेंदबाज क्लूलेस लग रहे थे, सबको समझ में नहीं आ रहा था कि रन गति को कैसे रोका जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब तीसरे दिन भारत आएगा, क्या इंग्लैंड एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा और इस मैच से भारत को बाहर कर देगा। वो भी एक चैलेंज था जिससे भारत के गेंदबाज निकले। कप्तान ने अपनी सूझबूझ से भारत को मैच में वापसी दिलाई और इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया मात्र 319 रनों पे। तो ये भी एक चैलेंज खड़ा हुआ मैच के दौरान। इसके बाद एक और चैलेंज की, अश्विन अपनी पर्सनल इमरजेंसी की वजह से बाहर हो गए मैच के दूसरे दिन। इस पिटाई के बाद बॉलर्स की, अब एक बॉलर इंडिया शॉर्ट हो गया था। एक बॉलर शॉर्ट का मतलब अब 4 गेंदबाजों को ही सारा काम करना था। कुलदीप यादव और जडेजा 2 ही स्पिनर बचे थे भारत के पास। अश्विन जो कि मेन स्पिनर थे, उसी मैच में अपना 500वां विकेट भी पूरा किया था उन्होंने एक माइलस्टोन के बाद। वो तीसरे दिन खेलने नहीं आए। भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कप्तान और बॉलर्स ने वापसी की, भारत को वापसी कराई और इंग्लैंड को एक क्लैप्स पे आउट किया। इतने सारे चैलेंजेस को अगर देखा जाए तो अब टीम इन चैलेंजेस से लगभग फेस कर चुकी है और सेटल्ड दिख रही है, बॉक्सेस टिक दिख रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ गया। इनएक्सपीरियंस जो बल्लेबाजी थी उन्होंने भी स्टेप अप किया। दोनों जो डेब्यूटेंट थे इस मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। कीपिंग का भी इशू था, क्योंकि केएस भरत कीपिंग तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं थी, रन नहीं बना पा रहे थे। अब तक उन्होंने अपने कैरियर में एक भी हाफ सेंचुरीज नहीं लगाई। तो इस तरह से जुरेल जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। एक मैच में उन्होंने 40+ रन बनाए, एक ही पारी में उनको मौका मिला। तो वो भी बॉक्स टिक कहा जाएगा कि जुरेल को आगे मौके मिलेंगे। कप्तानी रोहित शर्मा की शानदार रही इस मैच में। उन्होंने जो भी चीज़ें फैसले लिए वो सारे उनके हक में ही गया। मोहम्मद सिराज भी रेस्ट के बाद वापस आए और पहले इनिंग में उन्होंने शानदार 4 विकेट लिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड को कम स्कोर में भारत आउट करने में सफल रहा था। और इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी भारत अपने टेस्ट हिस्ट्री में रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत, 434 रनों की जीत पाने में कामयाब रहा। तो ये भारत की बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा। इतने चैलेंजेस के बाद भी, एक इनएक्सपीरियंस और यंग टीम के साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी भारत टॉप पे रहा और अपने टॉप गेम खेलकर इंग्लैंड को एक बड़ी मार्जिन से हराया। देखना होगा कि आने वाले मैचों में क्या इंग्लैंड वापसी करता है और भारत को कुछ चैलेंज दे पाता है। देखेंगे कि रांची के चौथे मैच में इंग्लैंड किस रणनीति से उतरता है और किस तरह का खेल खेलता है।